थाउजेंड्स में हम आपके लिए 1000 से भी ज्यादा ऐतिहासिक किस्से लेके आ रहे हैं। ऐसे ही अनसुने तथ्यों को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों। आज हम अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजस्थान के रणथंभौर पे किए गए आक्रमण के बारे में सुनेंगे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण, राणा रतन सिंह का शौर्य प्रदर्शन और रानी पद्मिनी का जौहर, ये सब बातें हम जानते ही है। पर क्या हमें पता है कि चित्तौड़ पर आक्रमण करने से पहले अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था? हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार युद्ध में भी कुछ नीति रीति का पालन करना आवश्यक था, परंतु अरब आक्रांता एवं मुस्लिमों के लिए युद्ध में नीति नियमों का कोई स्थान नहीं था। छल कपट, गद्दारी, वचन भंग एवं निर्लज्जता, इन सब का साधन के तौर पर उपयोग किया जाता था। ईस्वी सन 1300 में अलाउद्दीन ने अपने दोनों सेनापति नुसरत खां और उलुग खां को रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अलाउद्दीन की 80,000 की सेना ने हमीर की सेना पर आक्रमण कर दिया, किंतु मुसलमानों को इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ा। नुसरत खां एक बड़ी गुलेल से छूटे हुए पत्थर से मारा गया। इसके पश्चात हमीर की सेना ने दुर्ग से बाहर आकर मुसलमानों की सेना को तहस महस कर दिया। उलुग खां यहां से बच निकला और उसने दिल्ली से मदद मंगवाकर इस अभियान को जारी रखा। इसके पश्चात ईस्वी सन 1301 में खिलजी स्वयं अपनी सेना लेकर इस अभियान में शामिल हो गया। लंबे समय से दुर्ग को घेरे जाने के कारण दुर्ग में भोजन पानी समाप्त हो चला था। राजपूतों के पास अन्य कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि दुर्ग का द्वार खोलकर खुले में युद्ध किया जाए। हमीर देव ने दुर्ग के निकट ही खिलजी की सेना पर जमकर आक्रमण किया एवं यह पहले से ही निश्चित किया गया था कि यदि राजपूत हारे तो दुर्ग में महिलाएं बच्चों के साथ जौहर करेगी। हमीर ने खिलजी एवं उलुग की सम्मिलित सेना को भीषण टक्कर दी एवं उन्हें परास्त किया तथा अपने सेनापति रणमल से कहा कि वो ये सूचना दुर्ग में पहुंचा दे। किंतु हमीर को यह ज्ञात नहीं था कि रणमल अपने तुच्छ स्वार्थों के चलते खिलजी से जा मिला था और खिलजी ने रणथंभौर विजय के पश्चात दुर्ग एवं राज्य रणमल को सौंपने का प्रलोभन दे दिया था। रणमल तथा उनके सहायक रत्नपाल ने दुर्ग में रानियों तथा निवासियों को यह बताया कि राजा युद्ध हार गए हैं। इसी समय रतनपाल ने, जो कि रणमल से मिला हुआ था, उसने पीछे के दुर्ग के दरवाजे को खोलने का आदेश दिया, जहां से खिलजी की सेना ने चुपके से दुर्ग में प्रवेश कर लिया। हमीर देव का परिवार व्यथित हो उठा। उनकी पटरानी रंगा देवी ने अन्य रानियों एवं बच्चों के साथ जौहर कर लिया। हमीर की पुत्री राजकुमारी पद्मला ने शरीर पर शिलाखंड बांधकर दुर्ग में ही एक कुंड में कूदकर जल जौहर कर लिया। शायद भारतवर्ष में जल जौहर की यह प्रथम घटना थी। दुर्ग में स्थित पद्मला तालाब आज भी जौहर एवं बलिदान की गाथा सुनाता प्रतीत होता है। हमीर ने दूर से उठती जौहर की लपटें देखी तो वो अधीर होकर दुर्ग की ओर दौड़े, किंतु वहां जाकर उन्हें रणमल और उनके साथियों के विश्वासघात के विषय में ज्ञात हुआ। रणमल और रतनपाल को दुर्ग के द्वार के निकट ही शिव मंदिर के सामने शिरच्छेद कर मार दिया। इसके बाद व्यथित हमीर शिव मंदिर में अपना शीश काट कर शिव में लीन हो गए। इधर रणभूमि में राजपूत सैनिक अपने राजा के बिना वीरतापूर्वक लड़ते रहे, किंतु वो भी अधिक देर तक नहीं टिक पाए। अंततः यद्यपि खिलजी पराजित हुआ था, किंतु फिर भी दुर्ग उसके हाथों में आ गया, जो कि हमीर के ही सेनापति के विश्वासघात का परिणाम था। रणथंभौर पर मिली हुई जीत खिलजी के लिए एक मनोबल बढ़ाने वाली जीत थी। इतिहास गवाह है कि अगर हमारे अंदर के गद्दारों ने दुश्मनों का साथ न दिया होता तो इस पवित्र ऐसी भारत भूमि के सामने कोई आंख उठाकर तक नहीं देख सकता था। इतिहास हमीर का शौर्य एवं उन स्त्रियों का जौहर कभी नहीं भूल पाएगा और साथ ही रणमल एवं रतनपाल जैसे गद्दारों को भी याद रखेगा। रणथंभौर की जीत ने
अलाउद्दीन खिलजी को बहुत शक्ति प्रदान की थी और इसी का कारण था कि अलाउद्दीन की नजर अब चित्तौड़ पर गड़ चुकी थी। अब हम चित्तौड़ की ओर चलते हैं, क्योंकि चित्तौड़ उत्तरी भारत में हिंदू प्रतिरोध का केंद्र था। अलाउद्दीन अब अपनी धन संपदा में वृद्धि करने के लिए दक्षिण भारत तक आक्रमण करना चाहता था, किंतु चित्तौड़ उसके लिए एक बड़ी बाधा था। न केवल सैन्य दृष्टि से, वरन चित्तौड़ अपने दोनों ओर व्यापार के मार्ग में भी नियंत्रण कर सकता था। एक और कारण यह भी था कि रानी पद्मिनी की सुंदरता की कहानी मेवाड़ राजमहल के एक सेवक रघुनाथ ने खिलजी के कानों में पहुंचाई थी। रावल रतन सिंह के दरबार में रघुनाथ कवि था और राज दरबार में मनोरंजन करता था। इसी कवि रघुनाथ को हिंदी फिल्मों में और साहित्यों में मुख्य ब्राह्मण पुजारी के रूप में दिखाया गया है, जो कि सरासर गलत है। इसके पीछे साम्यवादी लोगों की बड़ी विकृत विचारधारा नजर आती है। रणथंभौर और सिवाना के किले की जीत की सफलता के साथ खिलजी ने 1302 ईस्वी सन में चित्तौड़ दुर्ग पर घेराबंदी कर ली। खिलजी ने घेराबंदी हटाने के बदले में राजपूतों के सामने पद्मिनी को समर्पित करने की शर्त रखी। यह प्रस्ताव राजपूतों के लिए आत्मसमर्पण से भी अधिक अपमानजनक था। जिहादी हथियारों से लड़ने के लिए आसपास के राज्यों के सहस्त्रों राजपूत और हिंदू योद्धा रतन सिंह के लिए खड़े हुए। रावल रतन सिंह और खिलजी के बीच भीषण रक्तपात हुआ और दोनों पक्ष के सहस्त्रों योद्धा मारे गए। खिलजी ने युद्ध से त्रस्त होकर रतन सिंह को शांति प्रस्ताव दिया और राणा के साथ सभा का आयोजन करने के लिए कहा। यह सत्य बहुत प्रचारित किया गया है कि खिलजी ने पद्मिनी के मुख को दर्पण में देखने के लिए शर्त रखी थी, परंतु किसी भी ऐतिहासिक विवरण में इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मेवाड़ वंश की परंपरा के अनुसार इस बात की कोई संभावना नहीं है कि स्वाभिमानी राजपूत खिलजी की ऐसी मांग को स्वीकार करते या उससे सहमत होते। अतः खिलजी व रतन सिंह की बैठक केवल युद्धरत राजाओं के बीच संधि की शर्तों पर चर्चा करने के लिए हुई थी। खिलजी अपने साथी जिहादियों के साथ धर्म के प्रति सत्यनिष्ठ ऐसे रतन सिंह से मीठी मीठी बातें करता रहा और कुछ उपहारों के बदले घेराबंदी उठाने के लिए तैयार हो गया। इसके पश्चात रावल रतन सिंह अपनी सरलता और शिष्टता के चलते खिलजी को दुर्ग के नीचे तक छोड़ने आए। दुर्ग के नीचे पहुंचते ही खिलजी ने अपनी दुष्टता एवं कपटी होने का प्रमाण दिया। रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया। खिलजी ने रावल रतन सिंह को मुक्त करने के लिए उसके बदले में शर्त रखी कि रानी पद्मिनी स्वयं खिलजी के पास चली आए। किंतु खिलजी एक क्षत्रियाणे के संकल्प व शौर्य के विषय में कुछ भी नहीं जानता था। उसके अपने समाज में तो स्त्री का यह रूप उसकी कल्पना से भी परे था। रानी पद्मिनी स्वयं एक कुशल योद्धा और चतुर नीतिकार थी। रानी पद्मिनी ने अपने चाचा गोरा और भतीजे बादल के नेतृत्व में मेवाड़ के श्रेष्ठ योद्धा के साथ रतन सिंह को छुड़ाने की योजना बनाई। योजना के अनुसार खिलजी को सूचित किया गया कि जब वह चित्तौड़ के आसपास की खाइयों से अपने सैनिकों को हटा लेगा, उसके पश्चात ही महारानी पद्मिनी को भेजा जाएगा, किंतु केवल उनकी साथी महिलाओं और दासियों के साथ। 700 से अधिक पालकियों को तैयार करके खिलजी की शिविर में भेज दिया गया। प्रत्येक में मेवाड़ के सबसे वीर योद्धाओं को रखा गया था और उनकी पालकी उठाने वालों के वेश में भी 6000 सैनिक थे। खिलजी ने रतन सिंह और पद्मिनी को बिछड़ने से पहले भेंट के लिए आधे घंटे का समय दिया। रतन सिंह और पद्मिनी कुछ दूर तक पालकी में गए। थोड़ी दूर अश्वारोहियों का एक समूह प्रतीक्षा कर रहा था और इसके आगे वे सुरक्षित रूप से चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश कर गए और बाहरी द्वार पर मोर्चा बना लिया। खिलजी इस घटनाक्रम से भौचक्का रह गया और उसने आक्रमण कर दिया। अपने महाराज रतन सिंह की सुरक्षा के प्रति कटिबद्ध और रानी के सम्मान की रक्षा की एकमात्र इच्छा से गोरा और बादल ने खिलजी के सैनिकों पर विनाश का तांडव शुरू कर दिया। इस विनाशकारी युद्ध में सहस्त्रों योद्धा मारे गए।
परंतु मेवाड़ के बहादुर योद्धाओं ने आक्रमणकारियों को व्यापक रूप से पीछे धकेल दिया। अलाउद्दीन खिलजी अपने उद्देश्य में पूरी तरह से पराजित हो गया था और राजपूत सेना द्वारा किए गए विध्वंस को देखकर खिलजी अपनी घेराबंदी समाप्त करने और दिल्ली वापस जाने के लिए बाध्य हो गया। चित्तौड़ के द्वार पर गोरा वीरगति को प्राप्त हुआ। बहुत ही कम हिंदू योद्धा वापस दुर्ग में आ सके थे, जिसमें बुरी तरह घायल हुआ ऐसा किशोर बादल भी था। परंतु अभी यह संघर्ष का अंत नहीं हुआ था। अलाउद्दीन ने शेष राजस्थान को लूटकर अपने संसाधनों को फिर से बढ़ा दिया और 2 साल के पश्चात चित्तौड़ पर वह फिर से लौट आया। मेवाड़ अभी तक अपने इतने सारे पुत्रों के खोने के गम में से उभर नहीं पाया था कि खिलजी ने इस बार अपने आक्रमण को और अधिक सुचारू रूप से नियोजित किया था। महीनों की घेराबंदी के पश्चात खिलजी ने चित्तौड़ के दक्षिण भाग में अधिकार कर लिया और अपनी सेना का शिविर स्थापित किया। लोक गाथा के अनुसार रतन सिंह को एक बार स्वप्न आया था। चित्तौड़ की रक्षक देवी ने उनसे कहा था, चित्तौड़ पर राजपूत नियंत्रण जारी रखने के लिए राजसी रक्त की आवश्यकता है। जो मुकुट धारण करते हैं उन्हें चित्तौड़ के लिए अपना रक्त देना होगा, अन्यथा चित्तौड़ की भूमि उनके हाथों से चली जाएगी। रतन सिंह ने मध्यरात्रि में ही अपने सभी सरदार इत्यादि की एक परिषद बुलाई और दिव्य सपने के विषय में उन्हें बताया। रतन सिंह के 12 बेटे और भतीजे तैयार थे और यह निर्धारित किया गया कि उनमें से प्रत्येक एक एक करके आक्रमण का नेतृत्व करेगा। सभी राजकुमार बारी बारी से शहीद होते गए। अंततः चौथे दिन रतन सिंह ने घोषणा की कि मैं स्वयं युद्ध का नेतृत्व करूंगा। 18 अगस्त ईस्वी सन 1303 को चित्तौड़ दुर्ग के भीतर हजारों अन्य महिलाओं के साथ मेवाड़ की महारानी परम सुंदरी वीरांगना पद्मिनी ने स्वयं को अग्नि को समर्पित करने हेतु जौहर के लिए तैयारी कर ली। पतियों ने अपनी पत्नियों की मांग अंतिम बार भरी। हर पुरुष असहाय था और निश्चिंत भी। असहाय क्योंकि अपनी स्त्री को जलने भेज रहा था। निश्चिंत इसलिए था कि अब कोई दुर्गंध से युक्त मलेच्छ उनकी स्त्रियों को छू भी नहीं सकता था। राणा रतन सिंह और उनकी सेना अलाउद्दीन से काफी बहादुरी से भिड़ गई, परंतु अंत में छल कपट और विश्वासघात में माहिर ऐसी अलाउद्दीन की जीत हुई। चित्तौड़ की सभी जातियों की महिलाएं, चाहे वो किसी भी आयु की हो या उनके वस्त्र कैसे भी हो, सभी ने जौहर के उस गौरवशाली दिन स्वेच्छा से स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया। जौहर मेवाड़ की उन महान स्त्रियों के साहसिक अस्वीकार का उदाहरण है, जिन्होंने क्रूर ऐसे आक्रमणकारियों के सामने किसी भी तरह के समर्पण से मना कर दिया। यह उन स्त्रियों का दृढ़ संकल्प ही था जिसके कारण आक्रांता उन्हें छूना तो दूर उनके शरीर को देख भी नहीं पाए। चित्तौड़ दुर्ग के लिए युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन खिलजी की क्रूर वृत्ति अभी शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। अपने इस पाशवी क्रोध को शांत करने के लिए अलाउद्दीन ने 26 अगस्त ईस्वी सन 1303 में चित्तौड़ के 30,000 साधारण नागरिकों की हत्या करने का आदेश दिया। हिंदुओं ने इस युद्ध में बहुत कुछ गंवाया था। मिली थी तो एकमात्र सीख कि ऐसे पशुतुल्य जानवरों के सामने युद्ध में सरल हृदय, न्यायपूर्ण और नैतिक सिद्धांतों का कोई स्थान नहीं था। ऐसे ही अनसुने तथ्यों को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।